नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, उसमें ये तीसरा सेशन है। ठीक है ना, तो हम लोग सीधे सवाल पे ही आते हैं। सवाल पढ़िए, देखिए बेटा, सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले हैं, जो 3:8:20 के अनुपात में। उनका कुल मूल 372 रुपये है। तो सिक्कों की कुल संख्या क्या है? ठीक है ना, ये सवाल है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। एक थैला है जिसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, थैले में 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं बेटा, और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्के उसमें दे रखे हैं, ठीक है ना। और सिक्कों का जो रेशियो है बेटा, जो सिक्कों का अनुपात दे रखा है इसने, जो सिक्के दे रखे हैं वो 3:8:20 के अनुपात में है। ठीक है ना, सिक्के 3:8:20 के अनुपात में है। अब इन सिक्कों से अगर हम इनका मूल्य बनाएं, इन सिक्कों से अगर हम इनकी कीमत देखते हैं, मूल्य देखते हैं, तो अगर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो मूल्य बना 3 रुपये। ठीक है ना बेटा। अगर 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो मूल्य बना 4 रुपये। और 25 पैसे के अगर 20 सिक्के, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो अगर यहाँ पे 20 सिक्के हैं तो आप ये कह सकते हो तो पैसे बन जाएंगे सर 5 रुपये। ठीक है ना। तो इन सिक्कों का जो टोटल मूल्य है वो 5, 4, 9, 3, 12 रुपये बना। ठीक है ना भाई। यहाँ 25 पैसे के 5 रुपये होगा, 20 पैसे से 4 रुपये होगा, 1 रुपये के 3, तो ऐसे टोटल 12 यूनिट बना, 12 रुपये बन गया, 12 यूनिट बन गया। और सवाल में रुपये दिए आपको 372। तो आप कह सकते हैं सर 12 यूनिट का मान 372 है, तो फिर 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 12 × 36, 12 × 12, तो 1 यूनिट का मान 31 रुपये है। ठीक है ना। अगर 1 यूनिट का मान 31 रुपये, आपसे पूछ रहा है कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो टोटल सिक्के कितने बेटा? 3 और 8 11 और 20 31 सिक्के हैं टोटल। तो अगर 1 यूनिट का मान 31 है, तो फिर 31 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो अब 31 × 31 करोगे बेटा, ये हो जाएगा 961। तो आपका आंसर हो जाएगा 961। इस थैले में टोटल 961 सिक्के हैं। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में? चलिए, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए बेटा। ठीक है ना, वो जब भी हम कमेंट आपका पढ़ेंगे तो आपको इस सवाल को दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है 2 अंकीय संख्याओं का योगफल 132 है। यदि उनका मासा 11 हो तो संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, देखो योग दे रखा आपको बेटा, योग दिया है 2 अंकीय संख्याओं का 132 है, और आपको मासा एसएफ दे रखा बेटा। एससीएफ कितना है? तो वो है 11। अब आप क्या करते हैं कि अगर एससीएफ मासा हटा दिया जाए, 2 संख्याएं हैं उनमें से मासा अगर आपने हटा दिया, तो जो बचती हैं ना संख्याएं, जो फैक्टर बचे हैं, उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, अवैनिष्ट नहीं होता। ठीक है ना, उन्हीं को सहभाज्य कह रहे होते हैं। तो हम सहभाज्य संख्या 2 सहभाज्य संख्या मान लेते हैं, ए और बी। अब अगर आप मासा का गुणा ए में करोगे ना बेटा, तो ये एक संख्या हो जाती है हमेशा। मासा का गुणा दूसरे में करोगे तो ये दूसरी संख्या हो जाती। इन दोनों संख्याओं का योग 132 है। ठीक बेटा। अब आप यहाँ से अगर देखोगे 11 आप कॉमन लेंगे बेटा, तो a + b = कितना हो जाएगा? 132। यहाँ कैंसिल करो तो आप कहोगे सर a + b = हो जाएगा 12। अब ए बी क्या है बेटा? सहभाज्य संख्या, और इनका गुणा करके आप संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ए बी कैसे? ए और बी दोनों सहभाज्य हैं और इनका योग 12 हो जाए, तो आप कैसे 12 कर सकते हैं? तो आप कह सकते सर 1 और + 11 ऐड कर दो, तब 12 हो जाएगा। इनमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है ना। अब आप बेटा ये नहीं कह सकते कि सर 2 और 10 लिख दो, क्योंकि 2 और 10 अगर आप लिखोगे तो 2 से ये कट जाएंगे, तो 2 और 10 नहीं लिख सकते। ठीक है। आप ये कह सकते हैं सर 3 और 9 लिख दो, तो 3 और 9 ये भी कट जाएंगे, वो भी नहीं लिख सकते। आप कहो सर 4 और 8 लिख दो, वो भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे क्या बेटा? 5 और 7, 7, 5, 12। इनमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है ना। तो ये ऐसी संख्याओं के 2 युग्म हैं, लेकिन सवाल है कि संख्याओं में अंक दे रखे तो उसने कि 2 अंकीय संख्याएं हैं। तो अगर आप इस पेयर को लेते हैं, माने आप 1 × 11 करोगे तो ये 11 आ जाएगा। और अगर बेटा 11 में गुणा करोगे, 11 में 11 से गुणा करोगे तो ये 121 आएगा। इसमें 3 अंक हो गए, इसलिए ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो फिर दूसरा वाला पेयर देखो बेटा, आप 11 × 5 करोगे तो ये हो जाएगा 55, और 11 × 7 करोगे तो ये हो जाएगा
77, दोनों का योग आप करके देख लो, 132 हो जाएगा। दोनों का मासा 11 है, तो सारी चीज़ें ठीक है। तो इस प्रकार संख्याएं कितनी हो सकती हैं बेटा? तो आप बताओगे सर वो 55 और 77 हो सकते हैं, 55 और 77 हो सकती है दोनों संख्याएं, ठीक है ना। तो 55 और 77 आपका आंसर हुआ बेटा, ठीक है। आ गया होगा समझ में। तो प्रैक्टिस सेशन है इसलिए ज़्यादा डिटेल में आपको समझा नहीं सकते, क्वेश्चन तो बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेटा ये इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है 5 वर्ष पहले ABC तथा D की आयु औसत आयु 45 वर्ष है। अब उनमें E को सम्मिलित करने पर पांचों की औसत आयु 49 वर्ष हो गई है, तो E की आयु कितनी है? ठीक है ना। देखो सवाल कह रहा था बेटा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, 5 साल पहले बेटा A है, B है, C है और D है, ठीक है ना। ABCD है, ABCD माने ये है 4 लोग, इनका एवरेज औसत, इनका औसत दे रखा बेटा 4 वर्ष पहले इनकी औसत आयु 45 वर्ष थी, 45, ठीक है ना, 45 वर्ष थी 4 साल पहले, ठीक है ना। तो वर्तमान में आज कितना होगा इनका एवरेज बेटा? तो आप कहोगे सर वर्तमान में इन 4 का एवरेज हो जाएगा 50 वर्ष, ठीक है ना। अगर 4 लोगों का वर्तमान एवरेज 50 है तो यहां से आप योग कर सकते हैं, आप कह सकते हैं सर 4 गुणे 50 कर दो, ये आ गया 200, ठीक है ना। इसी दौरान आप सवाल कह रहा है कि अगर इनके साथ में ई को और शामिल कर दिया जाए, तो जब ई और आ गया बेटा, ई और आ गया तब ये 5 लोग हो गए। 5 का एवरेज कितना है बेटा? 5 का औसत कितना है? तो वो लगे तो 5 का औसत 49 है। अगर 5 का औसत 49 है तो आप योग भी कर सकते हैं बेटा। इन 5 का योग क्या होगा? तो 5 गुणा 49 करना पड़ेगा आपको। 5 में 45, 4 बचे, 5 चौक 20, 24 हो गए बेटा। तो इन 5 लोगों का योग कितना आ गया? 245। और इन 4 लोगों का योग कितना बेटा? 200। तो फिर ये 4 का योग 200 है और ये 5 का 245 है। यहाँ 5 में एक ही व्यक्ति तो बढ़ा ई, तो ई की जो आयु है वो 200 और 245 माने 45 वर्ष एक्स्ट्रा है। तो ई की आयु कितनी हो गई बेटा? 245 में से 4 का 200 हटा दो तो इसकी बच गई कितना बेटा? 45 वर्ष। इसकी 45 वर्ष आ गई, ठीक है ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब आप सवाल को ऐसे मत कीजिए, सवाल को तो आप एकदम से बिल्कुल आसान वे में 2 लाइन में कर सकते हैं ऐसे। देखो इस चीज़ को आप ध्यान से देखो बेटा, सेकंड मेथड कि हम आपको इधर से बता देते हैं। देखो पहले कितने लोग हैं? तो ABCD 4 लोग हैं। 4 की औसत आयु कितनी है? 45 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष पहले। अगर 4 की औसत आयु 5 वर्ष पहले 45 है तो आज कितनी होगी? आप कहोगे सर आज 50 होगी। 4 की औसत आयु 50 वर्ष है, ठीक है ना। एक व्यक्ति और आ गया तो अब 5 लोग हो गए। 5 की औसत आयु कितनी है? तो आप कहोगे सर 49 वर्ष है। यहाँ आप समझ रहे हैं, यहाँ A, B, C और D है, जबकि यहाँ पे A, B, C, D और E है, तो यहाँ एक व्यक्ति ज़्यादा है। तो अगर 5 लोगों का औसत 49 है तो 4 लोगों का 50 है, तो एक व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है ना ई, वो कितने का होगा ये जानना है आपको। ये तो पूछ रहा है आपको, बहुत कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो हमने आपको समझाने के लिए सारी चीज़ लिखी है। अब आप यहाँ से सीधे गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन हम सीधे कैलकुलेशन करते हैं बेटा एवरेज पे। हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो हम सीधे एवरेज पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो सभी का एवरेज कितना है? 5 लोगों का 49, 4 का कितना है? 50। तो इन 4 लोगों में 4 लोगों का जो एवरेज है ना, वो टोटल एवरेज से, सबके औसत से ये 1 वर्ष प्लस है, ये 1 वर्ष ज़्यादा है। 4 लोगों में 1 वर्ष ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति एक है ना बचा हुआ 5वां ई, यहाँ कन्फर्म है कि यहाँ कमी आयु होगी, ये माइनस में होगा। सबके औसत से अगर इन 4 लोगों का 1 प्लस हो गया है तो इस एक व्यक्ति में यहाँ कमी आई होगी, इसी को तभी एवरेज बनता है। इसी को डेविएशन कहते हैं, विचलन से हम समझा रहे हैं आपको। तो अगर 4 लोगों में 1 प्लस हुआ है तो 4 × 4 प्लस हुआ है, तो जब यहाँ 4 प्लस हुआ बेटा तो इस एक व्यक्ति में 4 की कमी आई होगी। तो अगर एक व्यक्ति में 4 कम करोगे, 49 से 4 कम कर दो तो ये एक व्यक्ति कितने का आएगा बेटा? तो आप कहोगे सर ये तो 45 का आएगा।
बस आंसर हो गया 45। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए तो नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है यदि एक त्रिभुज के शीर्षलंब में 10% की वृद्धि की गई हो जबकि इसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखा गया हो तो इसके संगत आधार में कितनी कमी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है ना, उसका शीर्षलंब जो है उसके शीर्षलंब में वृद्धि कर देगी 10% की, वृद्धि है 10% की, शीर्षलंब में 10% वृद्धि कर दी गई। ठीक है, कह रहा है इसके आधार में, इसका जो आधार है ना उसमें कितने की कमी की गई होगी ताकि जो क्षेत्रफल है अपरिवर्तित रहे। ऐसा सवाल कह रहा। तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। शीर्षलंब में क्या किया गया बेटा, 10% की वृद्धि। तो आप ऐसे लिख दो 10% की वृद्धि, माने 10% है तो 10% लिखे और नीचे वृद्धि है तो 110 लिख दो। शीर्षलंब में 110% की वृद्धि हो गई। ठीक है ना, तो 10/110 और गुणा 100, बस इतनी आधार में कमी करनी पड़ेगी। हो गया आधार में कमी, यही हो गया बेटा। कैंसिल करो बेटा, 11 का भाग दे दो, यहाँ पे 9 बार जाएगा 1/11, आ जाएगा आपका आंसर 9 सही 1/11%। तो उसकी आधार में 9 से 1/11% की कमी कर दी जाए अगर, तो क्षेत्रफल उसका सेम रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल कह रहा है 6000 रुपये की संयोजित एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित की 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जमा की गई। ठीक है, 3 वर्ष तथा 2 वर्षों के ब्याजों का अंतर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखो बेटा, धनराशि आपको दे रखी है इसने, धनराशि है 6000 रुपये। कितनी है, 6000। समय की 2 कंडीशन है, एक है बेटा 3 वर्ष और एक है 2 वर्ष। दर आपको दे रखी है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। अब सवाल कह रहा था कि अगर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इन्हें 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो दोनों 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। ठीक है ना, ये बोल रहा सवाल। तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं और उससे आप बहुत कम समय में बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। देखो करना क्या बेटा, क्योंकि बात चक्रवृद्धि ब्याज की बेटा, ठीक है ना, दर आपको दे रखी इसने कितनी, 5%। अगर 5% को आप 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में बदलोगे तो बस ये बदलना सीख जाओ बेटा, और एकदम से इजी होगा आपके लिए। ठीक है, ये कहीं भी फिर आगे यूज करते रहने तो फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको। देखो 5% वार्षिक है बेटा, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट में बदलते हैं और एक बार सिंपल इंटरेस्ट में बदलते हैं। ठीक है ना, तो अगर इसे कंपाउंड इंटरेस्ट में बदलते हैं बेटा तो देखो 5 तिया 15 लिख दो, 3 साल है ना बेटा, 5 तिया 15 कर दो और उसके बाद क्या करना, इस 5 का क्यूब करो तो वो हो जाएगा 125, 1 बच गया, 25 लिख दिया, 2 अंक लिख दिए बेटा, 1 छोड़ दिया, फिर 5 का स्क्वायर करो, 5 पंचे 25, 3 साल समय तो 25 तिया 75 और 1 हासिल लगा था 76। आपको यहाँ लिख देना चाहिए ये जो ब्याज दर 5% वार्षिक है वो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में बदलेगी अगर, तो 15.7625 बन जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर इसी को सिंपल इंटरेस्ट में बदलोगे तो 5 तिया 15% बनेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बदल रहे हैं 3 साल में। ठीक है, फिर से देखिए इस चीज को, इसे आप दोबारा से देखो बेटा, बस ये समझ गए तो फिर सवाल सिंपल इंटरेस्ट में करना भी नहीं है, दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट में, बस 3 साल का है 2 साल का। देखो ये दर बेटा 5% वार्षिक है, अगर आप इसे 3 साल में बदलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में बदलते हैं बेटा 3 साल में और एक बार 2 साल में बदलते हैं, दोनों हैं तो बदलना तो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज में ही है, लेकिन एक चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का है और एक 2 साल का है, तो इस दर को बदल लेते हैं, बस कैलकुलेशन कर लेते हैं प्रतिशत के हिसाब से, नहीं तो फॉर्मूला नहीं करते हैं बेटा। ठीक है ना, नहीं फॉर्मूला लगाओगे तब आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप देखो बेटा, जैसे ये 5% वार्षिक है, अगर इसे 3 साल बदले तो आपको बताए 5 तिया 15 लिख दो, फिर इस 5 का क्यूब करना है क्योंकि 3 साल है तो 5 का क्यूब करो, 5 पंचे 25 पंचे
125 बनेगा बेटा, 2 डिजिट यहाँ लिख दो। 125 में से पहले 5 का क्यूब कर दिया हमने, ठीक है ना, 5 का क्यूब कर दिया तो ये 125 हो गया, 2 अंक यहाँ रख दिए, 1 हासिल लग गया। अब 5 का स्क्वायर करो, 5 पंचे 25, 3 साल समय तो 25 या 75 और 1 हासिल लगा था। पहले क्यूब करना है, फिर वर्ग करके 3 गुना करना है, फिर उसमें हासिल जोड़ दो बेटा, 76 हो गया ये। तो जो ब्याज दर 5% वार्षिक है वो 3 साल में 15.7625 बन जाएगी बेटा, ठीक है। और इसी दर को अगर ये 3 साल में बदल दी, इसी दर को अगर 2 साल में चेंज करें बेटा तो 5 दूनी 10 लिखोगे, और अब इस 5 का स्क्वायर खाली लिख दो बस, 25। इतना होता है, हमेशा ध्यान रखना। ये दर को चेंज करना आप अगर समझ गए तो बिल्कुल आसान होगा। 5% अगर 3 साल में चेंज करना है तो 5 दिया 15, और फिर 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर और 3 गुना उसमें हासिल जोड़ दो, ये 3 साल में बदल जाती है। और अगर 2 साल में बदलना है तो 5 का 2 गुना, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 का स्क्वायर और लिख दो बेटा, ठीक है ना। तो ये 3 साल का कंपाउंड टेस्ट है और ये 2 साल का कंपाउंड टेस्ट है। इन दोनों का अंतर देखो, सवाल में भी आपसे पूछ रहा है कि बताओ तो इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो आप यहाँ से पहले बेटा दर में अंतर निकालो। 3 साल में ये हो जाएगा 5 और 2 साल में ये हो गया। अंतर देखो बेटा, माइनस करोगे ये दोनों तो आएगा कितना, इन्हें माइनस करोगे तो आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 6 में से 5 तो बचेगा 1 बेटा, और यहाँ 7 में से 2 तो बचेगा 5, और यहाँ 15 में से 10 तो बचेगा 5। ये दोनों के बीच का अंतर है। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में दर का जो अंतर बनेगा वो बनेगा 5.5125%। ठीक बेटा, बस अगर आप ये चेंज करना समझ गए तो सीधे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, मूलधन को आप 100% मानते हैं और मूलधन दिया है बेटा आपको 6000, तो 100% की वैल्यू 6000 है। 0 से 0 कैंसिल करो बेटा, तो आप कह सकते हैं सर 1% का मान हो जाएगा 60। अगर 1% का मान 60 हो गया तो दोनों में 3 साल के कंपाउंड टेस्ट और 2 साल के कंपाउंड टेस्ट में कितने का अंतर है, तो आपको सर ये 5.5125% है। बस इसी की वैल्यू निकालो, तो 5.5125 गुणा 60 कर दो बेटा। देखो कितना बन गया, ये 6 पंचे 30 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, और 6 दूनी 12 3 15 हो गया, 1 0 और है ये वाली, 6 दूनी 12 3 15, 6 1 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 से अगर गुणा करोगे ना, 6 पंचे 30 हो गया बेटा, 6 दूनी 12 3 15 5 लगेगा, 6 1 6 7 हो गया, और 6 पंचे 30 हासिल लगा 3 6 पंचे 30 और 3 33, ये हो गया बेटा, ठीक है ना। अब डेसिमल लगाओगे 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4 यहाँ लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका 330.75 रुपये। 330.75 रुपये आपका आंसर होगा बेटा। ये अंतर रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा 330.75 रुपये, ठीक है ना। इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बेटा, बी इसका सही जवाब है। तो केवल आपको इंपॉर्टेंट है कि आप इसे 3 साल में और 2 साल में दर चेंज करना समझ जाओ बस, नहीं तो फिर आपको फॉर्मूला और रटने पड़ेंगे बेटा, कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मान लो हम यहाँ एक और बता दें आपको 6% चेंज करना है बेटा 3 साल में, तो क्या करो, पहले 6 3 18 कर दो, ठीक है बेटा, 6 3 18 कर दिया। उसके बाद क्या करना, तो आप कुछ नहीं 6 का क्यूब करो, 6 छक्का 36 छक्का 216 की 16 लिख दो, हासिल लगा 2 बेटा। अब 6 का स्क्वायर करो, 6 छक्का 36, 36 गुणा 3 करो, 36 3 108, 108 2 जोड़ दो बेटा, 110 हो गए, तो 10 यहाँ लिख दो, 1 बचा हो यहाँ लिख दो, ठीक है, बस हो जाएगा। ये दर चेंज करना सीख रहे हैं आप, तो आप दर चेंज करना अगर समझ गए तो फिर बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है यदि ए का दुगुना बी के 3 गुने तथा सी के 4 गुने के बराबर हो तो ए बी सी का अनुपात बताओ। बिल्कुल आसान है, कह रहा है ए का डबल, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये ए का डबल है, बी का 3 गुना है, बी का 3 गुना है, तथा सी का 4 गुना है। ये तीनों कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है ना। ये तीनों क्या है बेटा, बराबर हैं। ए का दुगुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना, ये तीनों कैसे हैं बेटा, बराबर हैं। कह रहा तो फिर अनुपात बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये पूछ रहा आपसे, ये रेशियो बता दो। तो आपको कुछ नहीं करना, 2a बराबर 3b बराबर 4c है, और आपको चाहिए a अनुपात b अनुपात c, ये चाहिए, आपको कुछ नहीं करना। जब बात a की करा ना, a का अनुपात क्या होगा, तो a के छोड़कर b और c का गुणा कर दो, 4 3 12 लिख दो। जब बात b की कर रहा है तो b को छोड़कर a और c का गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो गया। जब बात c की कर रहा है तो इन दोनों का गुणा कर दो, 6 हो गया। काट देते बेटा, 2 3 6 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, और 2 छक्का 12 हो गया। रेशियो हो गया बेटा 6 4 और
3, 6, 4 और 3 आपका आंसर होगा। ठीक है ना, 6, 4, 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आए बेटा तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। थैंक यू।